सोचो एक आदमी के बारे में जिसकी आंसर शीट देख के ब्रिटिश प्रोफेसर ने लिख दिया था, द एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। जिसके पास पैसा था, नाम था, ब्रिटिश इंडिया का सबसे सक्सेसफुल लॉयर बनने का मौका था, पर उसने एक दिन सब कुछ एक पल में छोड़ दिया। कोट, पेंट, पैसा, शोहरत, सब, और एक पुरानी धोती पहन के देश की आजादी के लिए सड़क पर आ गया। लोग उसे पागल कहते थे। उसके अपने दोस्त कहते थे, राजेंद्र, तुम अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। पर वही पागल आदमी एक दिन आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति बना। यह कहानी है भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और अगर आज तुम अपनी जिंदगी में स्ट्रगल से हार रहे हो, तो ये 10 मिनट तुम्हारी सोच बदल देंगे। बात है 3 दिसंबर 1884 की। बिहार के सीवन जिले का एक छोटा सा गांव जिरादे। ना बिजली, ना सड़क, ना बड़ा स्कूल। वहां एक किसान परिवार में राजेंद्र का जन्म हुआ। पिता संस्कृत के विद्वान थे। घर में पैसा कम था, पर किताबों की कमी नहीं थी। राजेंद्र बचपन से अलग था। जब गांव के बच्चे खेलते थे, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता था। 5 साल की उम्र में मौलवी से उर्दू सीखी। 7 साल में संस्कृत के श्लोक याद कर लिए। उसके गांव के लोग कहते थे, ये लड़का कुछ अलग करेगा, और हुआ भी वैसा ही। जब वो पटना के टीके घोष एकेडमी में गया, तो हर एग्जाम में टॉप। मैट्रिकुलेशन में उसने पूरे बंगाल में पहला स्थान लाया। उसे 30 रुपए महीने की स्कॉलरशिप मिली। सोचो, 1902 में 30 रुपए। फिर कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज, वहां भी टॉप। उसकी इंग्लिश इतनी जबरदस्त थी कि प्रोफेसर उसकी कॉपी चेक करते हुए डरते थे। वहीं पर उस प्रोफेसर ने उसकी कॉपी पर लिखा था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। याद रखो दोस्तों, कामयाबी गांव या शहर से नहीं, सोच से आती है। कलकत्ता से लॉ की डिग्री ली, गोल्ड मेडलिस्ट। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। पहला, अंग्रेजों की नौकरी करो, महीने के हजारों कमाओ, बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी। दूसरा, अपने देश के लोगों के लिए लड़ो। शुरू में उसने पहला रास्ता चुना। पटना में वकालत शुरू की। सिर्फ 2 साल में उसका नाम बिहार के सबसे महंगे वकीलों में आने लगा। पैसा बरस रहा था। तभी 1917 में एक आदमी उससे मिलने आया। धोती पहने, लाठी लिए, नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने कहा, राजेंद्र, चंपारण चलो, वहां के किसानों पर अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं। राजेंद्र ने सोचा, एक दिन का काम है, चला जाता हूं। पर जब वो चंपारण पहुंचा, तो उसने जो देखा, उसने उसकी जिंदगी बदल दी। किसान भूखे थे, उनकी जमीन छीन ली गई थी, उनकी औरतों की इज्जत लुट रही थी, और अंग्रेज ऑफिसर उन्हें जानवरों की तरह मार रहे थे। उस रात राजेंद्र सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने अपना महंगा कोट उतारा, अपने अंग्रेजी कपड़े उतारे और एक खड़ी की धोती पहन ली। उसने अपनी वकालत की डिग्री को एक तरफ रखा और कहा, जब तक मेरे देश का एक भी किसान भूखा है, मैं पैसे के लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा। उस दिन एक वकील मर गया और एक देशभक्त पैदा हुआ। जेल, भूख और त्याग। अब शुरू हुआ असली इम्तिहान। अंग्रेजों ने उसे जेल में डाल दिया। एक बार नहीं, कई बार। कुल मिलाकर 3 साल से ज्यादा जेल में रहा। जेल में ना बेड था, ना अच्छा खाना, पर वो वहां भी किताबें लिखता था। उसने जेल में ही अपनी किताब इंडिया डिवाइडेड लिखी। उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। पैसे नहीं थे, उसका बेटा बीमार था, पर उसने किसी से मदद नहीं मांगी। एक किस्सा सुनो। जब वो जेल से बाहर आया, तो उसके पास एक फूटी कोड़ी नहीं थी। उसका वकालत का करियर खत्म हो चुका था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसने हार नहीं मानी। उसने देश नाम का अखबार निकाला, लोगों को जगाया। 1934 में बिहार में भयानक भूकंप आया। हजारों लोग मर गए। अंग्रेज सरकार सो रही थी। राजेंद्र प्रसाद ने धोती पहनकर नंगे पांव गांव-गांव घूमकर चंदा इकट्ठा किया और लोगों की मदद की। लोग कहते थे, ये आदमी लीडर नहीं, फकीर है। और वही फकीरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। सबसे बड़ा सवाल था,
पहला राष्ट्रपति कौन बनेगा? नेहरू जी, पटेल जी, सबने एक ही नाम लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को वो राष्ट्रपति बने। 12 साल तक रहे। आज तक सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति रहने वाले वही हैं। पर राष्ट्रपति भवन में जाकर भी वो नहीं बदले। किस्सा फेमस है। राष्ट्रपति भवन के रसोई घर में उनके लिए अलग से सादा खाना बनता था। दाल, रोटी, एक सब्जी। वो कहते थे, जब देश का किसान एक रोटी खाता है तो मैं 56 भोग कैसे खा सकता हूं? उन्होंने अपनी सैलरी का 70% हिस्सा नेशनल रिलीफ फंड में दान कर दिया। उनके कपड़े देखो तो पैच लगे हुए, उनके बिस्तर देखो तो जमीन पर। 1962 में जब वो रिटायर हुए तो उन्हें भारत रत्न दिया गया। पर उनके पास पटना में रहने के लिए अपना घर तक नहीं था। वो पटना के एक आश्रम में रहने लगे और 28 फरवरी 1963 को इसी सादगी में उनका देहांत हो गया। एक